अस्सलाम वालेकुम बहनों। इंसान की नेचर ऐसी है कि वो खूबसूरत चीज़ों को और ख़ूबसूरत चेहरों को पसंद करता है, ये जाने बग़ैर कि ये खूबसूरती हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और ये खूबसूरत चेहरे अपने सीने में मुखलिस, हमदर्द और नरम दिल रखते हैं या नहीं। बहनों, मैं यहाँ खूबसूरती की बदतारीफ़ी नहीं कर रही। खूबसूरती अल्लाह ताला की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर आपके पास खूबसूरती के साथ साथ एक सहीन दिमाग और एक हमदर्दी करने वाला दिल भी है, तब तो क्या ही कहने। लेकिन हम जिन चेहरों को देखते हैं और सिर्फ़ उनकी खूबसूरती की वजह से उनको अहमियत देते हैं, ये हमारा तरीक़ा थोड़ा गलत है। मैं आज उसके सिलसिले में एक बात करूँगी और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी जिसने इस दुनिया में रहते हुए खूबसूरती और बदसूरती दोनों को एक्सपीरियंस किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सके। आज की दुनिया एक शोबस की दुनिया है। खूबसूरत चेहरों को देखा जाता, परखा जाता, सराहा जाता है। चलन सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से है। अगर आप गूगल में सर्च करें कि मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड, आप उसके साथ ईयर लिखें तो आपको उस ईयर के कुछ खूबसूरत चेहरे वो निकाल के दिखा देगा। इसके साथ साथ अगर आप ये सर्च करें कि मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ 90s 80s, तो वो उस दौर के भी हसीन तरीन चेहरे आपके सामने ले आएगा। तो इससे क्या साबित होता है, ये चलन आज का नहीं बल्कि हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। ऐसा ही एक खूबसूरत चेहरा मैरी एन बीवन का था। ये है हमारी आज की शख्सियत जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं। मैरी एन बीवन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नरम दिल रखने वाली खातून थी। चलिए उनके बचपन से शुरू करते हैं। मैरी की पैदाइश 1874 में लंदन के सबर्ब में हुई। वो 7 भाइयों की अकलौती बहन थी और मिडल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक मिडल घराना 1874 में किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। उन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की और 1894 में नर्स बन गई। क्योंकि वो एक खूबसूरत चेहरे के साथ साथ एक हसीन दिल भी रखती थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए नर्स का पेशा इख्तियार किया। 1903 में उनकी शादी हो गई और उनका हस्बैंड थॉमस उनसे बहुत मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक खूबसूरत ज़िंदगी और एक नए ख़ानदान की इब्तदा की। दोनों के माशाल्लाह 4 बच्चे हुए और दोनों ने अपनी रिहाइश लंदन में मुंतकिल कर ली। शादी के चंद साल बाद ही मैरी को एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जो लाखों में से कोई 5 या 6 लोगों को होती है। तो ये एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी थी। इस बीमारी को कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें आपकी हड्डियाँ बोन डिसऑर्डर हो जाता है। आपकी हड्डियाँ जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। जैसी नॉर्मल बोन्स होती हैं उनके मुकाबले में 2-3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपके चेहरे के फीचर्स चेंज हो जाते हैं, आपकी बॉडी डिसऑर्डर हो जाती है। उसके साथ साथ बिलो द बेल्ट जो चीज़ें हैं, किडनी, लीवर, वो सारी भी आपको ट्रबल करने लगती हैं। तो इस बीमारी ने मैरी को घेर लिया। इस बीमारी की वजह से थोड़े ही अरसे में मैरी ऐसे टोटली चेंज हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे चेंज हो गया कि वो अपनी फैमिली एल्बम में जिस खातून की तस्वीर थी उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। इस बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के फीचर्स चेंज होने लगे। वो खूबसूरत चेहरा जो लोगों की नज़रों के सामने आता तो वो और कहीं देखना भूल जाते। वो चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया और बिगड़ते बिगड़ते उसकी हालत कुछ ऐसे हो गई जैसे कि अब आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैरी का हस्बैंड थॉमस उससे बहुत मोहब्बत करता था, हकीकी मोहब्बत करता था
उसने इस बीमारी में भी अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा और उसके इस बीमारी की वजह से होने वाली तब्दीलियां भी उसकी मोहब्बत को कम नहीं कर सकी और वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1914 में थॉमस को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। बीमारी की वजह से और अपने फीचर्स के डिसऑर्डर होने की वजह से मैरी अपनी नौकरी से तो पहले ही हाथ धो चुकी थी। अब खामद के इस दुनिया से चले जाने की वजह से सारा बोझ उसके नातवा कंधों पर आ गया। 4 बच्चों को वो कहाँ से खिलाए पिलाए और कैसे घर का खर्च चलाए, ये एक बड़ा मसला आ गया मैरी के सर पे, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी जो थी, जिसको वो अब तक बहुत बड़ा समझती थी, वो छोटी हो गई और ये मसले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं ये बड़े पहाड़ की तरह क्रिएट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जमा पूंजी ख़त्म होती गई, कर्ज के बोझ के तले वो दबती चली गई। बहुत परेशानी की हालत में उसने अपने किसी अज़ीज़ से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं किस तरह उनको पालूं। तो उन्होंने जो उसको मशवरा दिया उसको सुन के उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन जब उसने ठंडे दिलो दिमाग से सोचा और अपने हालात पर नज़र दौड़ाई तो उसने सोचा कि यही करना बेहतर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से होते आ रहे हैं। तो मैरी के ज़माने में भी ये चलता था ब्यूटी कॉन्टेस्ट। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकती थी, उसके तो फीचर्स डिसऑर्डर थे। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मैरी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं, अगलीस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। एक ऐसा मुकाबला भी होता है जहां बदसूरत लोग मुकाबले में हिस्सा लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा बदसूरत होता है वो जीत जाता है। देख लीजिए कैसे कैसे मुकाबले इस दुनिया में होते हैं। तो मैरी ने अपने घर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अब उनकी परवरिश की खातिर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैरी उसमें जीत गई। यहाँ आंखों में आंसू भी आते हैं और मुस्कुराहट भी होती है कि चलो उसको कामयाबी तो मिली, लेकिन आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि क्या खूबसूरत चेहरा था और क्या बदसूरत बन के जब वो मुकाबले के लिए खड़ा हुआ और जीत गया। वो नर्स जो दूसरों के दुखों का मदावा करती थी, दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखती थी, बीमारियों में तीमारदारी करती थी, आज भी दूसरों को हंसी फ्राहम कर रही थी। खड़ी थी उस कॉन्टेस्ट में अपना अगली चेहरा लेके और दूसरों को हंसने का, मुस्कुराने का मौका दे रही थी। इस मुकाबले में जीतने के बाद उसके हाथ में कुछ पैसे तो आ गए, लेकिन वो इतने नहीं थे कि वो अपने घर का खर्चा कुछ अरसे के लिए आसानी से चला सके और अपना कर्जा भी साफ़ कर सके, क्योंकि कर्ज खा उसके दरवाज़े पर आते और तकाज़ा करते थे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मजबूर की मजबूरी से कैसे फ़ायदा उठाया जाता है इससे बेहतर कोई नहीं जानता। उस ज़माने के मीडिया ने भी मैरी का पीछा किया और देख लिया कि उसके हालात कितने ख़राब हैं और उसको पैसों की किस कदर ज़रूरत है। इसके बावजूद वो उसे बहुत थोड़ी रकम पे करते और उससे तस्वीरें हासिल करते ताकि अपने न्यूज़पेपर में उसको शाया कर सकें। इसके साथ साथ उसके बारे में अजीबो गरीब किस्म की हॉरर स्टोरीज़ बनाते जो उनके अखबारात में शाया होती और लोग उसको मज़ा ले लेके पढ़ते, जिससे उनके अखबारात की बिक्री ज़्यादा होती। तो देख लीजिए ये दुनिया कैसे मजबूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। ये तरीका आज से नहीं बल्कि इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है जब तक कि हम खुद इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन काश कोई उस ज़माने में किसी बेहतरीन माँ, किसी ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए निछावर कर दिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया की नज़रें उससे हटती नहीं थी, उसने अगलीस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और अपने आप को हॉरर स्टोरीज़ के लिए पेश कर दिया, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो काश कोई उस माँ की ममता के बारे में भी कोई फ़ीचर लिखता, उस माँ की उस इसार के बारे में भी कोई फ़ीचर लिखता, या एटलीस्ट उस बीमारी के बारे में ही कोई रिसर्च करता,
تاکہ اگر کسی اور کو اس کا سامنا ہوتا تو اس کے لیے کوئی ریسرچ ہوتی، کوئی گائیڈ لائن ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا سکا۔ میڈیا کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سرکس کے لوگ بھی میری کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنے سرکس کے گروپ میں شامل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر اس خاتون نے یہ کام بھی کرنا قبول کر لیا، اور وہ مختلف سرکس میں جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بہت ہی لمبا انسان، کوئی بہت ہی چھوٹا انسان، کوئی موٹا، یا اس طرح جو مطلب کہ دوسروں سے عجیب ہوتے ہیں، ہاں، یا ان کو عجیب سمجھا جاتا ہے، ان کے گروپ میں اس کو شامل کر لیا اور اس کو اپنے سرکس میں پیش کرتے، لوگوں کی ہنسی کے لیے، لوگوں کے مزاح کے لیے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ میری کو سرکس میں اپنی اس نوکری کی خاطر گھر سے میلوں پیدل سفر کرنا پڑتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو ہڈیوں کی پرابلم تھی، تو اس بیماری کے دوران چلنا ہی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ کجا اس کے راستے میں آپ کو لوگوں کے طرح طرح کے تانے سننے کو ملے، بلکہ یہاں تک لوگ کرتے تھے کہ اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیتے تھے کہ تم انسان ہی نہیں، تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو، کیوں ہمارے درمیان ہو، ہاں، تمہاری وجہ سے ہے یہ سب کچھ ہو۔ یا اس کو برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا تھا، اس کو انسان ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ 1933 میں این اس ظالم دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ 2000 میں کارڈ بنانے والی ایک بڑی کمپنی ہیل مارک نے ایک کارڈ ایشو کیا جو بلائنڈ ڈیٹ کے سلسلے میں تھا، اور اس پر میری کی پکچر تھی۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ با اثر اور ہمدرد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ کمپنی کو یہ کارڈ بند کرنے چاہیے، میری کا مذاق اڑانا بند کیجیے۔ وہ ایک بہترین ماں اور ایک بہترین خاتون تھی۔ جب اس کے اوپر بیماری کا حملہ ہوا تو اس نے پیچھے بیٹھنا یا رونا دھونا شروع نہیں کیا، اپنے بچوں کی خاطر نکلی اور اس نے اس دنیا کا مقابلہ کیا۔ اب اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اور اتنے سالوں بعد اس کمپنی کو اس کے نام کے اوپر اس طرح کا کارڈ ایشو کرنا زیب نہیں دیتا۔ اتنی بڑی کمپنی کو سوری بولنا پڑا اور انہوں نے اس کارڈ کی ایشو بند کر دی۔ بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی شخصیت میری این بیون، ایک حسین دل فریب چہرہ، والدین کی اکلوتی بیٹی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ہمدرد نرس، اپنے خامند کی محبوبہ، اپنے 4 بچوں کی شفقت بری ماں، اور دا اگلیسٹ وومن آف دا ورلڈ۔ کیا آپ کا خیال ہے یہ القاب اس کے لیے بہترین ہیں یا اب بھی اس کو سوٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل نہیں، بلکہ میری نظر میں اس کو دنیا کی عظیم اور بہترین ماں کہنا چاہیے، جس نے اس ظالم دنیا کا سامنا کیا، اس کی ہنسی، اس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے خود کو پیش کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔